हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो बच्चों, इस जो चैप्टर है डी ब्लॉक और साथ में उसी उसी चैप्टर में एफ ब्लॉक भी है, दोनों को साथ ही पढ़ना है। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव में भी 3 से 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा क्वेश्चन, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे या 2026 में भी जो एग्जाम देंगे, क्योंकि अभी सिलेबस कुछ चेंज होने वाला है नहीं ऐसा, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए। तो टोटल वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज के हम हमारे इस वीडियो का। डी ब्लॉक एलिमेंट का बच्चों एक ही वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इससे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन जितना भी पूछा जा रहा है एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इन्हीं सब क्वेश्चन को आपको बार बार याद करना अच्छे से। इसको लिख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो इसको लिख लेना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? तो संक्रमण तत्व किसे बोला जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट को बच्चों हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ये हम ऑब्जेक्टिव में अच्छी तरह से बताए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि संक्रमण डी ब्लॉक के एलिमेंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे बड़ा खासियत ये रहता है कि वो परिवर्तित बहुत सारा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ऐसा इसलिए संक्रमण तत्वों में N-D, ये सब पॉइंट याद रखना, यही से यहाँ से आपको नंबर दिलवाएगा। यहाँ यही सब चीज़ बच्चों आपको तुरंत, जैसे एग्जामिनर देखिएगा कि आप ये सब N-D कक्षकों तथा NSD कक्षकों ये सब लिखे हुए हैं, तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा। थ्योरी लंबा चौड़ा लिखने से आपको नंबर नहीं देगा। वो जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, वो हम यहाँ पे लिखे हैं, और हूबहू आपको ये क्वेश्चन आप अगर आंसर जाके वहाँ लिख दीजिएगा तो 2 मार्क्स आपको 100% मिल जाएगा। तो क्या कर रहा है? संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षकों तथा NS कक्षकों के मध्य ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। यानी ये दोनों जो कक्षक है, इन दोनों कक्षकों में ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, यानी लगभग सेम ही ऊर्जा होता है। अतः दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आबंधन में भाग लेते हैं, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन आबंधन में भाग लेता है। अतः यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बस ये सिंपल सा आंसर है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का विन्यास 4s2 3d5 होता है। देखो, यहाँ पे S वाला, NS वाला, और यहाँ पे D वाला 3d5 होता है। अतः यह +2 से +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कौन सा? मैग्नीज। और ये हम ऑब्जेक्टिव में भी बताए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट का है जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो वो मैग्नीज +7 तक दर्शाता है ऑक्सीकरण अवस्था। आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए हम इसको इतना अच्छे से शॉर्ट में ही लिखे हैं। 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर आप उदाहरण सहित ये वाला लिख दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं? व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपको 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं? तो एक लाइन में सबसे पहला अगर आप ये टर्म लिख दोगे तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको आता है। तो इनके यौगिक का रंग N-1D कक्षकों के कारण होता है। यहाँ से अगर आप ये पॉइंट लिख दोगे और एग्जामिनर शुरू में ही ये देख लेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ा हुआ बच्चा है। ठीक है, तो N-1D कक्षकों के कारण होता है। प्रकाश के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा या छूट गया। ठीक है, ऊर्जा यहाँ लिख लेना है। ऊर्जा वाले डी कक्षकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अतः डी संक्रमण ऐसे लिखाएगा बच्चों, यहाँ पे डी साथ लिखना है, ये डी और ये डी साथ लिखना है। डी संक्रमण होता है तथा शेष ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती एवं यौगिक का रंग दिखाई देता है। मतलब एक निम्न डी ऊर्जा है और एक उच्च डी ऊर्जा है। ये नीचे वाला को मान के चलो निम्न है, और ऊपर वाला को मान के चलो उच्च डी ऊर्जा है, उच्च है। ओके, ये क्या है? तो उच्च है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये लाइट जब पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निम्न ऊर्जा वाले से उच्च ऊर्जा वाले में जंप कर जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, वही जंप कर जाता है। अतः डी संक्रमण होता है। यहाँ भी डी है, ये भी डी है, तो डी संक्रमण होता है। तो शेष ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है एवं यौगिक का रंग कैसा? रंगीन दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहला मुद्दा, इनके यौगिक का रंग N-1D कक्षकों के कारण होता है।
सबसे पहला बात। और दूसरा बात, ये प्रकाश के अवशोषण के कारण ये निम्न डी ऊर्जा वाला प्रकाश का अवशोषण करता है, इलेक्ट्रॉन जम स्थानांतरित होकर उच्च डी ऊर्जा में चले जाता है, फिर डी ट्रांजिशन होता है यानी डी संक्रमण होता है, तथा शेष ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है एवं यौगिकीकरण रंगीन दिखाई देने लगता है। 2 मार्क्स आपको फिक्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक होगा, आप निकाल के देख सकते हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा है डी डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का बच्चों कभी कभी 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी 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 पूछा है, लेकिन 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में तो ये तो बहुत बार इसे ये सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है और इजी भी पूछा है। देखो हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव डाल दिया फर्स्ट चैप्टर का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिजिक्स का बच्चों इसी मंथ के लास्ट तक में फिजिक्स का स्टार्ट कर देंगे, और 1 महीने के अंदर में फिजिक्स का भी टोटल बता देंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर उसके बाद हिंदी का भी चल ही रहा है, फिर मैथ स्टार्ट करेंगे अगस्त से। दिसंबर तक आपका टोटल टोटल से टोटल 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, दिसंबर तक उनका टोटल आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, आप आराम से जा करके हर एक चैप्टर में, चाहे वो बच्चा कमज़ोर हो पढ़ने में या तेज हो, वो हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 70 मार्क्स से तो ऊपर ला ही देगा। मतलब 100 का बात कर रहे हैं, 100 में अगर हम बात करें तो 70 मार्क्स से ऊपर ला ही देगा हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप का ही बता रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बस वही डिस्कस कर रहे हैं, और अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। देखो संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्नता क्यों दर्शाते हैं? संक्रमण तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो भिन्नता दर्शाता है। तो ऐसा इसीलिए, देखो संक्रमण तत्वों में n-1 कक्षकों तथा ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। देखो सेम चीज आ रहा है बार बार, हर एक का उत्तर में वही सब चीज रिपीट हो रहा है कि n-1 कक्षकों तथा ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। तथा आने वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकोष में प्रवेश कर सकता है, यानी इसमें भी प्रवेश कर जाएगा, इसमें भी प्रवेश कर सकता है। अतः यह इलेक्ट्रॉन विन्यास में भिन्नता दर्शाता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास में भिन्नता दर्शाता है। तो सबसे पहले ये तो आपको याद हो जाएगा, n-1 कक्षकों तथा ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अधिक अंतर नहीं होता है। आने वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकोष में प्रवेश कर सकता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन विन्यास में भिन्नता दर्शाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है। अंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं? अंतर संक्रमण तत्व कितने ज्ञात हैं? ठीक है, यहाँ कितना छूट गया है। देखो संक्रमण तत्व बोलते हैं डी ब्लॉक को, और अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं एफ ब्लॉक को। एक अगर हम पीरियोडिक टेबल बता दें, एक मोटा मोटा मतलब रफ पीरियोडिक टेबल बताएं, तो कुछ ऐसा है। आपका पीरियोडिक टेबल सबके पास होगा, पीरियोडिक टेबल बुक में बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे नीचे बच्चों रहता है एफ ब्लॉक, यहाँ पे क्या रहता है? एफ ब्लॉक। ठीक है, इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक, और इसका एक और नाम है अंतर संक्रमण तत्व। ठीक है, और अगर बात करें तो इस रीजन को, ये जो यहाँ पे पूरा रीजन है, इसे बोलते हैं डी ब्लॉक, जिसे क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसे बोलते हैं सिर्फ संक्रमण तत्व। तो एफ ब्लॉक को बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक को बोलते हैं सिर्फ संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के मध्य रहता है। डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं वो एस ब्लॉक के जैसा भी व्यवहार करते हैं, और पी ब्लॉक के, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के तत्व के जैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटल कर रहता है तो ये पॉजिटिव चार्ज दर्शाता है, और पी ब्लॉक का इधर का निगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों दर्शाता है, इसीलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। और बता रहे थे ये नीचे वाला जो है यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, ये होता है बच्चों एफ ब्लॉक, जिसे हम लोग अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स से क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है, इसीलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर संक्रमण तत्व क्या है? कितने अंतर संक्रमण तत्व अभी तक ज्ञात हैं हमारे पास? तो देखो ये आपको एक बार देख लेना है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे एफ ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। ओके, तो वो तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, वे अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 58 से 71, जिसे लेंथेनाइड। इस पहले वाले में, ये जो पहला वाला है बॉक्स, यहाँ पे 58 से 71 एटॉमिक नंबर वाले रहते हैं, 14
टोटल 14 एलिमेंट तत्व यहाँ रहते हैं और यहाँ भी 14 तत्व रहते हैं, ठीक है। तो 58 से 71 और इस तत्व को बोलते हैं लेंथेनाइट, क्योंकि लेंथेनाइट से स्टार्ट होता है, और इसे बोलते हैं एक्टिनाइट, क्योंकि एक्टिनाइट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14, 58 से 71 लेंथेनाइट, परमाणु क्रमांक 90 से 301, और यहाँ पे होता है बच्चों 90 से 103, 90 से 103, इसे बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है वे अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, 58 से 71, और यहाँ भी आपको काम देगा, ये आपको टर्म बताना है वहाँ पे। लेंथेनाइट तथा परमाणु क्रमांक 90 से 103 एक्टिनाइट तक तत्व आते हैं। कुल 28 है, 14 इसमें और 14 इसमें, 14 दूनी 28, तो 14 लेंथेनाइड है और 14 एक्टिनाइड है। तो टोटल एफ ब्लॉक के एलिमेंट कितने में हमारे पास? 28 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में इतना आपको लिखना है तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, और जितना भी हम थ्योरी बता रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड बुक का थ्योरी है, ठीक है। जो आपका जो मेन जो आपके बिहार बोर्ड से एग्जाम में पूछा जाता है जीआरबी पब्लिकेशन वाले से, वो सब उसी बुक से ये सब थ्योरी हम बता रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट की अपेक्षा एक्टिनाइट अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसका कारण में टिप्पणी करें। तो कह रहा है कि ये जो लेंथेनाइट है, कह रहा है लेंथेनाइट की अपेक्षा एक्टिनाइट अधिक ऑक्सीकरण, यानी ये एक्टिनाइट जो है ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। किसके किसके बनिस्पत? लेंथेनाइट के बनिस्पत। तो इसका आप कारण बताइए, इस कथन का टिप्पणी कीजिए या कारण बताइए। देखो, एक्टिनाइट लेंथेनाइट की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक्टिनाइट के 5F 6D और 7S उपकोषों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। देखो फिर से वही टर्म आ गया, ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इस वजह से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊंचे ऊर्जा स्तरों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है। तो बस ये 2 मार्क्स के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। वो बस आपको ये देखेगा 4F 6S DS उपकोषों लिखा है या नहीं लिखा है, ऊर्जा का अंतर बहुत कम लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, बस। और इस कारण से बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊंचे ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलती रहती है। तो लेंथेनाइट का ऑक्सीकरण अवस्था एक्टिनाइट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कारण बताएं। कारण बताएं, 3D श्रेणी में भारी तत्वों में अत्यधिक धात्विक आबंध पाया जाता है। जो 3D श्रेणी है हमारा, डी ब्लॉक का बात करें, डी ब्लॉक में बच्चों 3D श्रेणी जो है वहाँ पे अत्यधिक धात्विक आबंध पाया जाता है। ऐसा क्यों? देखो, तृतीय संक्रमण श्रेणी, देखो तृतीय संक्रमण या 3D बात एक हुआ। तृतीय संक्रमण श्रेणी की धातुओं की परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है, परिणाम स्वरूप इनमें धातु धातु आबंधन प्रबल होते हैं। बस आपको यही लिख देना है, ठीक है। सबसे पहला, परमाणुकरण एंथैल्पी ज़्यादा होता है और इसमें धातु धातु आवंदन जो है वो प्रबल होता है, इस कारण अत्यधिक धात्विक आवंत पाया जाता है। फिर बी करते हैं, संक्रमण श्रेणी के मध्य के तत्व अत्यधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो डी ब्लॉक में भी बहुत सारे यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलेंगे, तो ये मध्य में जो होता है वो ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ऐसा क्यों? देखो, श्रेणी के मध्य के तत्व अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उच्च होती है। बस यही 2 मार्क्स, 1 मार्क्स इसमें और 1 मार्क्स इसमें, 2 मार्क्स, बस बात खत्म। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई में, और भी जैसे हरियाणा में, यूपी बोर्ड सब में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट करने का चांस ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है? ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लेना है, ठीक है। इसे स्टार मार्क लगा लेना है, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा चाहे 2025 में या 26 में, ये लेंथेनाइट संकुचन का से क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है। तो संकुचन मतलब होता है बच्चों सिकुड़ना। संकोचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। और लेंथेनाइट यानी लेंथेनाइट सीरीज का बात कर रहा है, एक्टिनाइट और लेंथेनाइट यानी एफ ब्लॉक का बात कर रहा है ये। तो लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है? तो देखो याद है क्या बताए थे, ये सिकुड़ना। तो लेंथेनाइट के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनों का आकार में कमी होता है, इसे लेंथेनाइट संकुचन करते हैं। एक बार में ये चीज, एक पॉइंट में, कि लेंथेनाइट का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु आयनों में के आकार में कमी होता है, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। कारण कारण इसीलिए क्योंकि लेंथेनाइट में आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में ना जाकर N-2 कोष में चले जाता है।
सपोज इसको यहाँ आना था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये क्या होता है, दो अंदर आ जाता है, यानी इसमें आ जाता है n-2 f उपकोष का मतलब ये हुआ कि यहाँ नहीं जाकर बाह्यतम में नहीं जाकर के एक दो यहाँ पे आ जाता है, उपकोष में प्रवेश करता है, फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य। अब नाभिक यहाँ है तो ज्यादा ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा, आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है जिससे आयन संकुचित हो जाता है। ये सिंपल सा 2 मार्क्स में आपको 100% पूछेगा, शॉर्ट में लिखे हैं एकदम, ये 100% आपको एक भी मार्क्स इसमें नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, एक बार स्क्रीनशॉट नहीं तो खुद से आपको इसका नोट्स बना लेना है। संक्रमण तत्व के गुण क्या होते हैं, देखो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स तक में आ सकता है, 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो वो सिर्फ पूछेगा संक्रमण तत्व के 2 गुण या 3 गुण लिखिए, ये 2 मार्क्स का। लेकिन अगर आपको ये पूरा पूछा तो समझिए वो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप का लिखे हैं कि जो 5 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों को कवर कर जाए। तो अगर संक्रमण तत्व के गुण, तो सबसे पहला गुण है ये सभी धातुएं होती हैं, ये कठोर एवं भंगुर होता है। ठीक है, विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, फिर रंगीन आयन का निर्माण करते हैं, ये डी ब्लॉक का प्रमुख कार्य। संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक का प्रमुख, डी ब्लॉक के एलिमेंट का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रंगीन आयन का निर्माण करते हैं, बताए थे क्यों करते हैं। फिर परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 गुण बता दिए हैं, और अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा तो 4 गुण आप कम से कम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी इजी है, 2 तो याद ही रहेगा कि परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, सभी धातुएं होते हैं, कठोर एवं भंगुर होते हैं, और ऊष्मा का धातु है तो विद्युत ऊष्मा का सुचालक होगा। ओके, तो ये आपका गुण हो गया। फिर है इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो यह गुणों में परिवर्तित दर्शाते हैं, अर्थात यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व के मध्य के गुण दर्शाते हैं। अभी बताए थे कि ये सब जो है यहाँ पे डी ब्लॉक रहता है। ठीक है, तो ये जो डी ब्लॉक है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में पाया जाता है, और ये दोनों के जैसा ही इसका तत्व गुण दर्शाता है, यानी ये इलेक्ट्रोनिगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है। ओके, तो ये याद रखना है कि इसी कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण कहते हैं। जैसे शाम का 6 बजे मान के चलो, शाम का 6 बजे, अब एक आदमी बोलेगा कि अभी रात है और एक आदमी बोलेगा अभी दिन है, तो ये दोनों गलत है। उस समय क्या हो रहा है कि दिन खत्म हो रहा है लेकिन रात की शुरुआत हो, यानी इसे क्या बोलेगा, हम लोग संक्रमण काल बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है, देखो उसके बाद और हम लोगों से क्या प्रश्न पूछ रहा था, वो प्रश्न हम लोग से कर रहा था कि कौन से डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु नहीं माने जाते हैं। तो कुछ इसमें 3 अपवाद एलिमेंट हैं जो कि डी ब्लॉक के धातु नहीं माने जाते हैं। जैसे जिंक, जिंक को बच्चों मेटल कहा जाता है। मरकरी द्रव लिक्विड मेटल होता है। ठीक है, कैडमियम, ये सब संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है इन लोगों को, संक्रमण तत्व के धातु। लेकिन फिर भी आप देखोगे ये सब डी ब्लॉक में है, लेकिन ये तीनों अपवाद है। तो इन तीनों को भी आपको अच्छे से याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट अपवाद में आता है। तो ये देखो होता क्या है, यहाँ बताए थे कि ये सभी कठोर एवं भंगुर होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मरकरी है, पारा, पारा कैसा होता है, तो द्रव रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो ये देखो ये सब संक्रमण तत्व के धातु नहीं। जिंक जो बच्चों मेटल में आता है, ठीक है, कैडमियम भी मेटल में आ जाता है, ये सब तो याद रखना है। ये तीनों जो है संक्रमण तत्व के धातु नहीं है, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में आपको पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। देखो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पे जो नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। टोटल बिहार बोर्ड क्लास 12 का, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको दिसंबर तक 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे, दिसंबर तक टोटल आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। आपको अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि जितना बता रहे हैं ये अप टू एग्ज़ाम के ही पैटर्न पे और एग्ज़ाम के ही लेवल पे बता रहे हैं, कुछ इधर उधर नहीं बता रहे। सिर्फ आपको नोट्स बनाना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लेना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। हिंदी का फिर चैप्टर नंबर 2 आज या कल हम अपलोड कर देंगे, तो उसे भी आप देखिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।